हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों आज की क्लास में हम उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधों का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको जानेंगे। दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 में 5 क्लासेज कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहले दोस्तों इस क्लास को देखने से पहले हमारी पिछली 5 क्लासेज जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको ये क्लासेज आगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम बंधों का निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। देखिए दोस्तों, उप सहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार से बंधों का निर्माण हो सकता है और ये दो सिद्धांत कौन कौन से? पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सिद्धांत है दोस्तों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है यानी कि सीएफटी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में यहाँ दो सिद्धांत होंगे, बीबीटी और दूसरा है दोस्तों सीएफटी। अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों बीबीटी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत को। देखिए दोस्तों, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या होगा, इसके कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स है। पहले आप इन चारों पांचों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ जाइए, फिर आपको आगे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी और आप किसी भी यौगिक की व्याख्या आसानी से कर पाओगे इस सिद्धांत के आधार पर। तो देखिए हम शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था जब इस चैप्टर को स्टार्टिंग की थी कि इसमें उप सहसंयोजक नाम की कोई टर्म्स होती है और उस टर्म्स को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि कितने लिगेंड कितने प्रकार के बंधों से जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने वाले बंधों की संख्या ही इसमें उप सहसंयोजक संख्या कहला रही थी। देखिए दोस्तों, उप सहसंयोजक संख्या यहाँ 4 या 6 इन दोनों में से ही होती है। उप सहसंयोजक संख्या 4 होगी या 6 होगी। देखिए जब 4 उप सहसंयोजक संख्या होगी उस कंडीशन में दोस्तों दो प्रकार के संकरण होते हैं और दोनों होंगे sp3 या dsp2। दोस्तों ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये पूरी तरीके से संकरण बेस्ड सिद्धांत है। तो हमें सबसे पहले यहाँ संकरण का ही पता लगाना होगा और वो किस प्रकार से पता लगाएंगे ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कौन सा संकरण कब होगा। जब उप सहसंयोजक संख्या 4 होगी तो उसमें संकरण कौन सा होगा, उसमें sp3 या dsp2 संकरण हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी संकरण हो सकता है। इसी प्रकार जब उप सहसंयोजक संख्या दोस्तों 6 होगी तो उस कंडीशन में या तो sp3d2 होगा या d2sp3 संकरण होगा। तो इस प्रकार से इन चारों में से कोई से भी संकरण हो सकते हैं उप सहसंयोजक संख्या 4 या 6 होने पर। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इस पॉइंट में क्या है, आपको हम संकरण के हिसाब से उसकी आकृति को बताएंगे। यानी कि अभी हमने टोटल 4 प्रकार के संकरण देखे, तो कौन से संकरण में कौन सी आकृति होगी इसे आपको डायरेक्टली याद रखना है। देखिए जब dsp2 संकरण होगा उस कंडीशन में जो यौगिक होगा दोस्तों उसकी आकृति समतलीय होगी, उसकी आकृति समतलीय होगी dsp2 संकरण में। और दोस्तों जब sp3 संकरण होगा इस कंडीशन में आकृति चतुष्फलकीय होगी। तो चतुष्फलकीय होगी sp3 संकरण में और dsp2 संकरण में होगी दोस्तों समतलीय आकृति। और जो तीसरा संकरण था दोस्तों sp3d2 या फिर d2sp3, इन दोनों में एक ही आकृति होगी और वो है अष्टफलकीय। तो इस प्रकार से संकरण के आधार पर आप उनकी आकृति बता सकते हो। तो पहला काम होगा दोस्तों हमारा संकरण ज्ञात करना और दूसरा काम होगा दोस्तों संकरण के हिसाब से उसकी आकृति को बताना। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें हम। तो देखिए दोस्तों अब उस संकरण के आधार पर ही हम बताएंगे कि इनमें कौन सा चक्रण पाया जाएगा। और चक्रण दोस्तों इनमें दो प्रकार के होते हैं, निम्न या अंत, दोनों एक ही नाम है दोस्तों, निम्न चक्रण संकुल या अंत चक्रण संकुल। और दूसरा होगा दोस्तों निम्न का उल्टा यानी उच्च चक्रण संकुल या फिर अंत का उल्टा बोल लो दोस्तों बाह्य चक्रण संकुल। तो दोस्तों दो प्रकार के संकरण होंगे और दोनों के दोनों डिपेंड करेंगे इनके संकरण पर। दोनों प्रकार के चक्रण दोस्तों इनके संकरण पर ही डिपेंड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए आप। यदि संकरण में आंतरिक डी उपकोष भाग लेगा, यदि संकरण में आंतरिक डी उपकोष भाग लेगा तो निम्न चक्रण या अंत चक्रण संकुल होगा। और दोस्तों आंतरिक डी उपकोष का मतलब क्या है, जिनमें डी पहले आ जाता है
जिनमें डी पहले आएगा एस और पी से पहले, वो आंतरिक डी उपकोष हो जाएगा और उसी को हम कहेंगे कि ये निम्न चक्रण संकुल या अंतर चक्रण संकुल यौगिक है। इसी प्रकार से दोस्तों जब बाह्यतम डी उपकोष काम में आएगा तो उसकी उपस्थिति में उसको हम किस नाम से जानेंगे, उच्च चक्रण संकुल या बाह्य चक्रण संकुल। और दोस्तों जो हमने पढ़ा था sp3d2, और दोस्तों ये कौन से संकरण में आ जाएगा, ये आ जाएगा उच्च चक्रण संकुल के अंतर्गत। ये इसका एक एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। इसी प्रकार दोस्तों अगर sp3 संकरण आता है sp3, तो दोस्तों इसके अंदर भी क्या होगा, क्योंकि डी पहले वाला काम में नहीं आ रहा, इसमें डी बाद में ही आएगा, तो ये भी दोस्तों उच्च चक्रण संकुल के अंतर्गत ही आएगा। तो दोस्तों दोनों के दोनों उच्च चक्रण में आएंगे और जबकि इनमें डी पहले आ रहा है, ये निम्न चक्रण संकुल में आएंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम यहां चुंबकीय प्रकृति की। देखिए दोस्तों चुंबकीय प्रकृति किस प्रकार से निर्भर करेगी, चुंबकीय प्रकृति निर्भर करती है दोस्तों लिगेंड पर। चुंबकीय प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, लिगेंड पर। अब लिगेंड पर निर्भर कैसे करेगी वो देखिए। देखिए लिगेंड हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दूसरा होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब अकेले अकेले होंगे तो उनका हम जोड़ा बना देंगे, और किस प्रकार से बनाएंगे ये हम आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। और दोस्तों जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग है तो उनको अलग अलग ही रहने देंगे, उनका जोड़ा आपस में नहीं बनाएंगे। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड आते हैं ये आपको हम आगे एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, जिसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आएगा। पर आपको ध्यान अभी इतना रखना है, अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करना है। अब इसी आधार पर दोस्तों हम उसकी प्रकृति को बताएंगे कि जब हमारे पास में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो जाएंगे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में मिलेंगे दोस्तों, तो उस यौगिक को हम प्रतिचुंबकीय यौगिक कहेंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में मिलेंगे, युग्म के रूप में मिलेंगे, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय यौगिक के नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों जब अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसे हम अनुचुंबकीय प्रकृति के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों चुंबकीय प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में मिलेंगे तो वो प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा, और इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, अकेले होंगे, तो दोस्तों उसे अनुचुंबकीय यौगिक कहेंगे। अब देखिए अभी आपको कहा था हमने कि कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा, दुर्बल क्षेत्र से होगा, और कौन सा प्रबल क्षेत्र से होगा। ये आप दोस्तों स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझ सकते हो। ये श्रेणी क्या होती है, इसमें लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे दुर्बल लिगेंड स्टार्टिंग में आते हैं और सबसे लास्ट में दोस्तों सबसे प्रबल लिगेंड आएंगे। तो दोस्तों इसकी श्रेणी की शुरुआत यहां से होगी आयोडीन से लेकर, और लास्ट एंडिंग कहां होती है दोस्तों, सीओ पर। यानी कि देखिए हमने इसको दोनों टुकड़ों में बांट दिया। स्टार्टिंग कहां से करी दोस्तों, ये सारे के सारे दुर्बल लिगेंड के अंतर्गत आएंगे। यानी अब आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आयोडीन, ब्रोमीन, HCN, NO2, NO3 है दोस्तों, F है, OH है, H2O है, ये लिगेंड कहीं भी मिलेंगे तो इन्हें हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के तहत काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। और EDTA, NH3, EN एथिलीन डाइअमीन है दोस्तों, EN, CN, NO2 और CO, ये सारे के सारे प्रबल लिगेंड क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कौन सा दुर्बल होगा और कौन सा प्रबल होगा ये आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक हमने इसके बारे में जितने भी पॉइंट थे वो सारे समझ लिए, पूरा सिद्धांत हमने समझ लिया। अब इसको क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने सारे पॉइंटों में क्या सीखा, सबसे पहले हमें संकरण ज्ञात करना होगा। सेकंड पॉइंट में दोस्तों संकरण के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, उनकी आकृति। दोस्तों फिर उसके हिसाब से हम उनमें लिगेंड के अनुसार उनका अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय आधार निर्धारित करेंगे। और दोस्तों एक पॉइंट कौन सा बच गया, उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसमें हम निकालेंगे उनके चक्रण, यानी निम्न चक्रण में आते हैं दोस्तों या उच्च चक्रण में आते हैं। टोटल हमें 4 पॉइंटों का आधार मान के इस सवाल को बताना होगा। देखिए
आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि बीबीटी सिद्धांत के आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी सिद्धांत के आधार पर दोस्तों, जैसे कोई भी यौगिक दे देगा, इस यौगिक की व्याख्या करनी है आपको। तो देखिए अब किसी भी यौगिक की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें केंद्रीय धातु परमाणु देखिए वो कौन सा है, निकेल है। ठीक है दोस्तों, निकेल हमारे पास में केंद्रीय धातु परमाणु है। अब यहां देखिए, तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जिसकी बात कर रहे हो दोस्तों निकल, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। और ये सभी आपने 11th क्लास में सीख लिया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। 30 तक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है याद तो दोस्तों एक बार 11th की बुक ओपन करना और 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बिल्कुल रट लेना, ये बार बार काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या किया, केंद्रीय धातु परमाणु देखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा लिख दिया। अब दोस्तों दूसरा काम क्या करना है आपको, इस निकल का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखिए इसको हमने x मान लिया, यहाँ साइनाइड का दोस्तों -1 होता है, तो 4 गुणा -1, और टोटल इक्वल में दोस्तों ये -2 दे रखा है, इसलिए हम यहाँ -2 लगाएंगे। और इस प्रकार से निकल का ऑक्सीकरण अंक निकल के आएगा +2। देखिए दोस्तों यहाँ आपको हमने समझा दिया है, लेकिन बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने ऑक्सीकरण अंक निकालना पहले सीख लिया है। तो अब आगे से आपको खुद को निकालना होगा। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पहले दोस्तों बेसिक निकल की बात करी थी, अब निकल 2+ आयन की बात करेंगे। तो निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2+ का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको कम करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब निकल 2+ का मतलब क्या है, निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और दोस्तों सबसे आखिरी वाले की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, सबसे लास्ट में दोस्तों यही है, तो इनको ही हमने यहाँ लिखा इस प्रकार से 3p6। अब देखिए, तो सबसे लास्ट वाला बाहरी कोष कौन सा होगा दोस्तों, 4s होगा। सबसे बाहरी कोष कौन सा होगा, 4s होगा, क्योंकि ये तो 3 के अंदर आ गए दोनों के दोनों, 3d और 3p। तो सबसे बाहरी कोष है दोस्तों 4s, तो s में से ही सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दोस्तों जहां 4s2 था वहां 4s0 बच जाएगा, बाकी सारा एजिटिव तीनों के तीनों ऐसे लिख दिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए क्योंकि p उपकोष तो यहाँ कंप्लीट भरा हुआ है, इसलिए हमने इसे तो छोड़ दिया। अब यहाँ देखेंगे 4s 3d। अब देखिए दोस्तों 4s के बाद में किसका नंबर आएगा, 4p का नंबर आएगा, और वो बिल्कुल पूर्णतः खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हमने इसको 4p0 लिख दिया। अब क्या होगा, हमने सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, 3d को यहाँ लिखा, और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों 11th क्लास में आपने ये इलेक्ट्रॉन भरने वाला क्रम भी सीख लिया होगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने, और डी में उपकोष दोस्तों, डी में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, तो 5 कक्षक भरेंगे। ठीक है, अब इनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपको कैसे भरने होंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है सभी में। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब दोस्तों छठा इलेक्ट्रॉन वापस शुरू से हो जाएगा, तो छठा इलेक्ट्रॉन अब इधर शुरू से आएगा, छठा, सातवां, और ये हो जाएगा दोस्तों आठवां। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से हम बात करें दोस्तों, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां और आठवां, तो यानी कि लास्ट के 2 अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और बाकी देखिए दोस्तों ये 3d लिखा, फिर हमने 4s लिखा, फिर हमने 4p लिखा, इनमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहां से देखोगे, देखिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ऑक्सीकरण अंक निकालना, फिर जो आयन है दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको लिगेंड देखना है, लिगेंड कौन सा है। दोस्तों यहाँ लिगेंड कौन सा है हमारे पास, यहाँ लिगेंड है साइनाइड, जो कैसा है दोस्तों, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रबल का मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इसका मतलब क्या है, यहां देखिए जो ये अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन थे ये आपस में जोड़े बना लेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो उठ करके इस पिछले वाले में ही आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा, तो टोटल चारों कक्षकों में दोस्तों 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और लास्ट वाला खाली रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां हमने आपको बता दिया है, जो ये इलेक्ट्रॉन था दोस्तों यहाँ उठ के आ गया, और ये पूरी तरीके से खाली हो गया। अब दोस्तों जो साइनाइड है इनकी संख्या कितनी है वो देखिए आप, टोटल साइनाइड कितने जोड़ने इसमें, 4, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ था दोस्तों साइनाइड की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 साइनाइड के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो पहले ये हमारे पास खाली है दोस्तों, एक साइनाइड यहाँ आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, चारों साइनाइड आ गए। तो देखिए दोस्तों एक तो हमने डी में से लिया स्टार्टिंग में, और एक एस में से लिया दोस्तों, और पी के अंदर से कितने लिए हमने, 2, तो ये संकरण कौन सा हो गया, DsP2।
DsP2 संकरण हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, DsP2 संकरण हो गया तो ये क्या हो गया, इसकी आकृति कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय होगी। ये हमने स्टार्टिंग में समझा दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ कोई सा इलेक्ट्रॉन अकेला बचा क्या, नहीं बचा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। तो युग्मन हो गया इसलिए दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। और चक्रण कौन सा होगा दोस्तों, चक्रण कैसे पता लगाओगे आप, कि हमने बात करी थी डी अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो निम्न या अंत्य चक्रण संकुल होगा, और डी अगर लास्ट में आएगा दोस्तों तो वो उच्च या बाह्य चक्रण संकुल होगा। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंत्य या निम्न चक्रण संकुल यौगिक होगा। ठीक है, और इसकी संरचना दोस्तों वर्गाकार समतलीय, जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ बीच में निकल जो हमारे पास में केंद्रीय धातु परमाणु है, और चारों कोनों पर इस साइनाइड को जोड़ देना। दोस्तों बाहर जो इसको देखिए ब्रैकेट के बाहर इस आयन को दर्शाना होगा आपको -2 को, ये जरूर दर्शाना दोस्तों, नहीं तो इसे गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास, बस साइनाइड की जगह यहाँ क्या हो गया दोस्तों, यहाँ आ गया हमारे पास क्लोरीन। देखिए सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, सबसे लास्ट वालों को लिख दिया दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण अंक निकाला +2 आ गया। यह अब देखिए Na2+ का ऑक्सीकरण अंक निकाला दोस्तों, वही S में से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि S में कितने थे दोस्तों, 2, वहीं से कम होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। यहां तक कि रामायण तो पिछले जैसे ही है बिल्कुल सेम, और ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमारे पास जो लिगेंड है इस बार वो कौन सा है, क्लोरीन है। और क्लोरीन दोस्तों दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में आता है, तो यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन दोस्तों दोनों जुड़ करके एक ग्रुप बना लिए थे वो इस बार नहीं होगा। तो इस बार क्या हुआ दोस्तों, यहां पर जो क्लोरीन परमाणु है वो यहां से नहीं जुड़ना स्टार्ट होगा, जबकि आगे वाले जो खाली है दोस्तों वहां जुड़ेंगे। तो टोटल 4 क्लोरीन जोड़ने, 1 S में आ जाएगा और 3 P के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार इसमें जो संकरण होगा दोस्तों वो होगा sp3, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, और यहां हम इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन परमाणु नहीं जोड़ सकते थे। देखिए, तो ये sp3 का मतलब दोस्तों संकरण को आकृति कौन सी होगी, चतुष्फल की होगी। अकेला इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी प्रकृति हो गई अनुचुंबकीय। और दोस्तों क्योंकि यहाँ देखिए डी कक्षक हमारे स्टार्टिंग का काम नहीं आ रहा, तो लास्ट का काम आएगा, चाहे 0 इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों उसमें, तो उच्च या बाह्य चक्रण संकुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी आकृति चतुष्फलकीय में कुछ इस प्रकार से होगी। इससे आप चतुष्फलकीय को आसानी से देख सकते हो। एग्जाम में दोस्तों देखिए इस प्रकार से आकृति बनाना चाहो तो बना देना, बाकी बिल्कुल समतलीय वर्गाकार की जैसे ही हम इसको कॉपी में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय इसकी संरचना है, आप इसे देख लीजिए, इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ कोबाल्ट को लेकर के NH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकाला, तो दोस्तों वो कितना निकल गया, +3। ठीक है, तो +3 निकल गया दोस्तों। +3 से आप समझ जाओगे कि यहाँ से हमने 3 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाओगे दोस्तों, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ S से हटाओगे, और उसके बाद में दोस्तों 3D का नंबर आएगा, तो यहाँ 7 की जगह कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो यानी P के अंदर तो पूरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, फिर S में से और यहाँ D में से। ठीक है, और 4P तो दोस्तों जो 0 है वो एज इट इज आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखिए D में 6 इलेक्ट्रॉन भरने, सॉरी P में। अच्छा दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास में, हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरने, 3D में। ठीक है, 3D बनाया दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और छठा इलेक्ट्रॉन वापस शुरू में आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 4s0 और 5p0। अब देखिए यहाँ जो समूह जुड़ा हुआ है दोस्तों वो NH3 है, जो प्रबल लिगेंड क्षेत्र में आता है। अब प्रबल लिगेंड क्षेत्र का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्मन करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग के 3 में ही हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जो आपको हमने यहाँ दर्शा दिए। तो यानी कि 2 अब खाली हो गए हमारे पास। तो जो NH3 दोस्तों तो 6 जोड़ने हमें, तो 2 तो यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 S में जुड़ जाएगा, बाकी 3 इस P के अंदर जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों D के कितने काम में आए हमारे पास, 2, 1 S का, और P के कितने काम में आए दोस्तों, 3। तो D2sp3 संकरण यहाँ हो गया। इस प्रकार से इसकी आकृति दोस्तों अष्टफल की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले नहीं मिल रहे इसलिए प्रतिचुंबकीय प्रकृति होगी। और डी स्टार्टिंग का काम में आ रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग का डी काम में आ रहा है, इसलिए इसको निम्न या अंतः चक्रण संकुल के नाम से जानेंगे। और ये रही इसकी संरचना दोस्तों, जिसे हम अष्टफलकीय कहेंगे। ठीक है, तो एक वर्गाकार में जोड़ करके दोस्तों एक एक यौगिक को ऊपर नीचे जोड़ देना आप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक की बात हो गई थी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है दोस्तों हमारे पास बिल्कुल कोबाल्ट ही है, और यहाँ हमने फ्लोरीन लिया है।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम एग्जांपल। अच्छा यहाँ हमारे पास दोस्तों 3 है, गलती से 4 लिख दिया था मैंने, उसे काट दिया। ठीक है, तो 3d7 है और यहाँ दोस्तों अब क्या होगा, 2 तो इलेक्ट्रॉन s में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा और उसी प्रकार से 3d6 यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों, f है। f क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आता है, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो दोस्तों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे। तो दोस्तों ये डी काम में नहीं आएगा और आगे की जो डी है दोस्तों, क्योंकि टोटल हमें 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना होगा, एक एस में 3 पी में और 2 यहाँ डी में आ जाएंगे, तो sp3d2 संकरण हो जाएगा। आकृति अष्टफल की होगी दोस्तों, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसलिए अनुचुंबकीय होगा, और उच्च या बाह्य चक्रण संकुल होगा क्योंकि बाहर का डी कक्षक काम में आ रहा है। और आकृति देख ली दोस्तों, ये रही आपके सामने, ये अष्टफल की आकृति जैसे हमने पिछले वाले सवाल में बनाई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बीबीटी सिद्धांत को कंप्लीट किया, इसके कुछ एग्जाम्पल किए। एग्जाम में दोस्तों इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले सिद्धांत को बताएंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों, उसी के आधार पर हम आपके लिए आगे की बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से क्लासेस लेकर आएंगे, और इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों हम पूरी केमिस्ट्री कराएंगे, आप टेंशन ना ले, बस हमसे आप जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।